नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार और लवण, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज अपन बात करेंगे उसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन और चैप्टर के लास्ट में दिए गए जो पर्सन है उसके आंसरों को बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर का देखते हैं। तो चैप्टर के बाद जो बीच में दिए हुए पर्सन है पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम चैप्टर के लास्ट में दिए गए प्रश्नों का उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, हालांकि आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वो मान लो पूछ ले तो हम देखो कैसे जवाब देंगे। आपको दिया है, आपको 3 परखनलियां दी गई है। 3 परखनलियां हैं जिसमें एक के अंदर आश्रित जल है, मतलब शुद्ध प्योर वाटर है। शेष 2 के अंदर एक अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन, यानी एक के अंदर हम कह सकते हैं जल है, दूसरे के अंदर अम्लीय विलयन है और तीसरे अंदर क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों को कैसे पहचानेंगे? अब आपको क्या करना है, एक ही लिटमस पत्र दिया गया है लाल कलर का और आपको पहचानना है कि वो जो है विलयन तीनों कौन कौन से है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा जल है। तो देखिएगा, हम सिंपल सा इसको एग्जांपल से समझे यहाँ पे। तो देखिएगा बच्चों, मान लो हमने 3 परखनलियां ये ले रखी है। मान लो हमारी पहली परखनली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, ये 3 परखनलियां हैं हमारे पास। इन 3 परखनलियों की बात करें, यहां पे हम परखनलियों की बात करें तो 3 परखनलियां हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहली के अंदर क्या है, दूसरी के अंदर क्या है, तीसरी के, तो मान लो यहां पर हमने तीनों के अंदर विलयन डाल रखे हैं यहां तक। अब देखिएगा, इसको समझने के लिए हमारे पास एक ही लिटमस पेपर है, वो है लाल। हम लाल लिटमस डालेंगे। मान लो हमने तीनों के अंदर लाल लिटमस को डाला। ठीक है, लाल लिटमस को इसके अंदर भी हमने डाल दिया। ये देखो, मान लो लाल में इसको भी डाला, इसके अंदर भी लाल लिटमस को डाला और इसके अंदर भी लाल लिटमस को डाला। तो क्या हुआ, मान लो एक लिटमस जो था वो लाल से क्या हो गया, नीला हो गया। जैसे इसके अंदर डाला, ये लाल से क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो लाल से नीला कर देता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो ये विलयन हमें पता लग गया, इसमें से ये कौन सा है, ये क्षार है। ये क्या है, क्षार। इसको हमने अब अलग रख दिया, अब इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब बाकी 2 बचे हुए, अब क्या करेंगे, बाकी 2 के अंदर ये लिटमस डाल के देखेंगे। बाकी 2 के अंदर जैसे ही लिटमस डाला तो ये जो लिटमस जो हमारे पास था वो अब क्या था, आधा लिटमस हमारा लाल, जो लिटमस था वो नीला हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो लिटमस नीला हो गया है उसको हमने क्या किया है, नीले लिटमस को इसके अंदर डाला। ठीक है, इसके अंदर भी डाला, दोनों के अंदर नीले लिटमस को डालते हैं तो क्या होता है, तो ये क्या हो गया, मान लो इसके अंदर नीला लिटमस डालते ही ये वापस से लाल हो गया। तो वापस से नीले को जो लाल कर देता है वो हमारा कहलाता है अम्ल। तो ये हमारा क्या हो गया, अम्ल, और बचा हुआ हमारा क्या रह जाएगा, पानी। तो एक लिटमस से तीनों हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिएगा, हमने यही लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों विलयन में डुबाएंगे। तीनों विलयन में डुबाया जाता है तो इसमें से नीला हो जाता है, जिसमें नीला हो जाएगा वो क्षार होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। शेष 2 परखनलियों को हम अलग रख के क्या करेंगे, फिर से वो नीला जो हो गया है उस लिटमस पत्र को, जो लाल से नीला बन गया था, अब उसको डाल के देखेंगे। तो जिसके अंदर वो परखनली में डालने से वो वापस क्या हो जाता है, वापस पुनः लाल हो जाता है, वो तो हमारा हो जाएगा अम्ल। और जिसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमारा हो जाएगा जल, शुद्ध जल। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन दिया हुआ है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिएगा, हमने बात की थी चैप्टर के अंदर, कोई भी धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और खट्टे पदार्थ या दही है इसमें पाया जाता है अम्ल। तो वो क्या करते हैं, जो धातु है वो अम्लों से अभिक्रिया करके और कुछ हानिकारक यानी विषैले पदार्थ बना देते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना नहीं चाहिए, पीतल और तांबे के बर्तन में, पीतल और तांबा क्या होता है, धातुओं से बने होते हैं और दही या खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, इसलिए इसको अंदर नहीं रखना चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल तांबे तथा पीतल से अभिक्रिया करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो पदार्थ होता है उसका निर्माण करता है। अतः इन्हें पीतल व तांबे के बर्तन में न रखकर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखना चाहिए। अगला प्रश्न दिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। अगर कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण से समझाना है और इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करते हैं वो भी हमें देखना है। तो देखिएगा, हमने अच्छे से सीखा है, जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए हमने देखा था, इसके पास में अगर हाइड्रोजन गैस अगर
साबुन के पानी में डाल दें उसको, हैं, और वहां से जो बुलबुले उठेंगे वो हाइड्रोजन गैस के, उसके पास अपन जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो फट फट की यानी पॉप ध्वनि के साथ वो क्या होते हैं, फूटते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे यहां, सामान्यतः जब कोई धातु तनु अम्लों के साथ चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। अब इस गैस की जांच करने के लिए, हम परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर ये क्या करता है, पास ले जाने पर फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। यहां देखो मैग्नीशियम की HCl से अभिक्रिया कराई तब भी हाइड्रोजन गैस बनी, और मैग्नीशियम की H2SO4 से अभिक्रिया कराई तब भी हाइड्रोजन गैस ही बनी। तो सामान्यतः धातु क्या होती है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कोई धातु यौगिक ए जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। मान लो कोई एक यौगिक ए दिया हुआ है, कौन सा है हमें नहीं पता है, लेकिन ये बताया ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। क्या करता है, बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, और इससे उत्पन्न गैस, इसमें से जो गैस निकलती है वो गैस क्या करती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब ऐसी गैस है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगने लगा है। और क्या दिया हुआ है, यदि उत्पन्न यौगिक में से एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करके रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि अगर कोई गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है, इसका मतलब वो गैस कौन सी होगी, सामान्यतः निश्चित तौर पे वो गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जलती हुई गैस को यानी मोमबत्ती को बुझा सकती है। तो यानी गैस जो निकलेगी वो CO2 निकलेगी, और CO2 निकलेगी इसका मतलब उसके अंदर कार्बोनेट जरूर जुड़ा हुआ है, यानी जो भी पदार्थ ए है उसके अंदर क्या है, कार्बोनेट है। और दूसरा कहा हुआ है यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी क्लोरीन और बन रहा है। तो हमें यहां पे अच्छे से पहचान में आ गया कि जो A है वो तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, वो गैस जो मोमबत्ती को बुझा देती है वो गैस कौन सी होगी, वो CO2 गैस होगी। ठीक है, और क्योंकि ये गैस आग को बुझाने में सक्षम है और अतः यौगिक ए धातु वो क्या है, कार्बोनेट होगा, क्योंकि CO2 गैस बनाता कौन है, कार्बोनेट यौगिक बनाता है। ठीक है, क्योंकि उत्पन्न उत्पादों में से एक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसके लिए ए क्या है, अवश्य ही क्या होगा, निश्चित तौर पे वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यानी यौगिक ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको अभिक्रिया लिखनी है तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करता है तो एक कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो क्या करती है, इसको बुझा देती है। तो इस तरह से हमने इस अभिक्रिया को यहां पर दूर लगा के संतुलित भी कर देते हैं, और ये अभिक्रिया इस प्रकार है। तो अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, HCl अम्ल और एक HCl अम्ल दिया हुआ है, एक HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलाक्षणिक क्यों प्रदर्शित करते हैं। ये जलीय विलयन अम्ल में ही अपने लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि एल्कोहल और ये जो ऐसे यौगिक हैं ये तो अपने अम्ल के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल, जबकि अम्ल जो है HCl अम्ल और HNO3 ये प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, जब हम किसी भी अम्ल का विलयन यानी इसको पानी में घोलते हैं तो उसका विलयन बनता है, और जब पानी में घोलने से कोई भी अम्ल है वो आयनित हो जाता है और उसमें H+ आयन अलग हो जाते हैं। कौन से आयन, H+ आयन। अब ये H+ आयन क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। आपने देखा होगा हाइड्रोनियम आयन इस तरह से ये जो है ये आयन बन जाता है, और ये जो गुण होता है यही अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। जब कोई भी धातु या सिर्फ कह सकते हैं अपन H+ आयन है वो अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं। जब हम किसी अम्ल को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, वो आयनित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, H+ आयन अलग हो जाएंगे और दूसरे आयन माइनस वाले अलग हो जाएंगे। लेकिन जो एल्कोहल और ये दूसरे पदार्थ जो ग्लूकोज है, इसमें हम पानी में मिलाने से या किसी का विलयन बनाने से ये अपने आयन को अलग अलग नहीं करते हैं, आयनित नहीं होते, इसलिए वो क्या नहीं करते हैं, अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पे, HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल जलीय विलयन में आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे ये बना हुआ देखो हाइड्रोनियम आयन, HCl अम्ल जल से मिला तो हाइड्रोनियम आयन बना, ठीक है, HNO3 मिला तब भी हाइड्रोनियम आयन बना। अब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयनों की उपस्थिति इन अम्लों की अम्लीय अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ये हाइड्रोनियम आयन ही है उत्तरदायी है कि वो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज आदि जलीय विलयन में आयनीकृत नहीं होते, ये आयनित ही नहीं होंगे। आयनित नहीं होंगे तो इसमें H+ आयन नहीं अलग होगा, और फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसलिए ये क्या नहीं करते हैं, अम्लीयता अभिलक्षणिक प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद में, वो दिया हुआ है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का
चालन क्यों नहीं करता, सॉरी, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। देखो हमने बात की थी जो अशुद्ध जल होता है, बिल्कुल शुद्ध जल होता है, वो क्या नहीं करता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जल को हम अगर जल है जो आयनित नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नॉर्मल जो जल है वो आयनित नहीं होता है, और जो आयनित नहीं होगा तो फिर विद्युत का चालन करने के लिए कोई वहां पर सोर्स नहीं है, तो विद्युत का चालन नहीं होगा। जैसे ही उसके अंदर अम्ल मिला देंगे, तो अम्ल मिलाते ही क्या होता है, अम्ल के अंदर आयन होते हैं H+, मान लो HCl अम्ल मिला दिया तो ये है, तो ये H+ आयन आते ही उसके अंदर जो आयन आ गए वो आयन क्या करेंगे, विद्युत को बहाने में सहायता करेंगे। तो इस आयनों की वजह से उसमें अम्ल मिलाने से विद्युत धारा बहने लग जाती है। यानी अम्ल को जल में मिलाने पर यह आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। जब इस जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उपस्थित आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। ये आयन ही क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जब तक उसमें हम अम्ल नहीं मिलाएंगे तो वो चालन नहीं करेगा, क्षारीय अम्ल या लवण नहीं मिलाएंगे तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर विद्युत को बहने के लिए आयन की जरूरत होती है और आयन वहां पर है नहीं। अगला दिया है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, यानी सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस है, वो क्या नहीं करती है, लिटमस पत्र के रंग को क्यों परिवर्तित नहीं करती है। अब हाइड्रोक्लोरिक है मतलब वो अम्ल तो है लेकिन वो शुष्क है, इसलिए वो लिटमस का रंग को परिवर्तित नहीं कर पाती है। हमें उसका विलयन लेते हैं, विलयन में डालेंगे तब तो वो कलर को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, लेकिन अगर शुष्क है तो वो परिवर्तित नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि शुष्क है तो वो अपने आयनों को अलग नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी अम्ल है तो वो H+ आयन को अलग थोड़ी कर पाएगा। पानी में डालने से कोई भी अम्ल क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, वो आयनित नहीं होगा। अगर आयनित नहीं होगा तो H+ आयन नहीं पर उसके अलग होंगे, और H+ आयन अलग नहीं होंगे तो वो अम्लीयता प्रदर्शित ही नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, शुष्क HCl गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि HCl आयन के अणु H+ आयनों का निष्कासन जल के अनुपस्थिति में नहीं हो पाता। अगर जल नहीं है तो H+ आयन अलग नहीं हो पाएंगे। इस कारण ये H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात जलीय गुण की अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जो सूखा हमारा बात करें लिटमस पत्र है वो शुष्क HCl को के कारण अपने रंग को परिवर्तित नहीं कर पाता है। वैसे तो हम बात करते हैं अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन ये जो है अम्लीय शुष्क है, सूखी है, सूखे अम्ल के ऊपर आप कोई लिटमस पत्थर टच करोगे तो वो कलर परिवर्तित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां पर H+ आयन उससे अलग नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। देखिएगा यहां पर एक बात दी हुई है, अगर कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अमन, तो हम क्या करते हैं, हम अब पानी के अम्ल को क्या करते हैं, जल के अंदर मिलाते हैं। जल है हमारे पास, उसके अंदर धीरे धीरे बूंदे किसकी डालते हैं, अम्ल के डालते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता अम्ल के अंदर पानी डालें। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल को तनुकृत करना, उसकी पावर कम करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। पानी या तो उसके अंदर अम्ल के अंदर पानी मिला दो या पानी के अंदर अम्ल मिला दो। वैसे तो बात एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए। जैसे ही पानी मिलाएंगे तो ये बहुत ही उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है इसके अंदर से, उष्मा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, मिश्रण पात्र से बाहर आ सकता है, मतलब एकदम उछल के बाहर आ सकता है, और पास में खड़े व्यक्ति जो है वहां पर जिनके पास, उनको नुकसान भी हो सकता है, हाथ पैर वगैरह जहां पर वो अम्ल गिरता है वहां पर नुकसान भी हो सकता है, जल सकता है। इसलिए कभी भी हम क्या नहीं करते, अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाते, हमेशा पानी के अंदर अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कैसे प्रभावित होती है। जब हम किसी अम्ल को तनुकृत का मतलब होता है उसमें पानी मिलाना। जब हम मान लो सिंपल सी बात करें, अम्ल के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसके हाइड्रोनियम आयन जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, जब हम किसी अम्ल के अंदर हाइड्रोनियम आयन, मतलब मान लो उसके अंदर 100 अणु हाइड्रोनियम आयन के हैं, अब उसमें पानी मिलाएंगे तो उसका आयतन तो बढ़ता जाएगा। अब आयतन सिर्फ पानी में बढ़ रहा है, जबकि हाइड्रोनियम आयन तो उतने ही है, हाइड्रोनियम आयन आपको थोड़ी मिलाने हैं उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, जब किसी अम्ल को तनुकृत करते हैं तो उसमें जल की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन जो हमारे हाइड्रोनियम आयन है उनकी संख्या उतनी ही रहती है, जिससे उसका क्या होता है, प्रति इकाई आयतन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की संख्या लगातार घटती जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, हमने मान लो एक टब ले रखा था, इसके अंदर हमारा अम्ल के अणु है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, इसके अंदर मान लो सिर्फ 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी था, और इसके अंदर 100 अणु थे,
ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, 200 लीटर पानी कर दिया, और उसके अंदर भी अभी क्या है हमारे, सॉरी 200, यहां पर हम बात करें ये तो 100 अणु ही है, लेकिन यहां पानी 2 लीटर कर दिया, यहां 3 लीटर कर दिया। अब इसमें से सब में एक एक, यहां पर 1 लीटर के अंदर 100 अणु है, यहां 1 लीटर के अंदर 50 ही अणु बचे, क्योंकि 2 लीटर के अंदर है ना 100 अणु, यहां 3 लीटर के अंदर है, तो 3 गुना में हो गए, मतलब तीसरे हिस्से रह गए। तो धीरे धीरे इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी हम बात करें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे तो उसकी सांद्रता कम होती जाएगी, अणु दूर दूर होते जाएंगे, अणु दूर दूर होते जाएंगे तो इसका मतलब उसकी सांद्रता कम हो गई है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं, तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन कम होते जाएंगे। अगला प्रश्न दिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक्य में क्षारक मिला देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए क्या दिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य में क्षार मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक क्षार है और उसके अंदर एक और क्षार मिला देंगे तो H+ जो OH माइनस आयन है उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या लिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद भी एक क्या है, क्षारक है, और तथा दोनों क्षारकों को मिलने से जो OH माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब एक क्षार के अंदर दूसरा और क्षार मिला देंगे तो OH माइनस आयन की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उनकी सांद्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपके पास 2 विलयन A और B है, आपको 2 विलयन दिए गए हैं, एक A है एक B है। इसके अंदर दिया हुआ है कि जो A विलयन है उसका pH का मान है 6 और विलयन B है उसके pH का मान है 8। 2 विलयन दे रखे हैं, एक का मान 6 है, एक का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और उसमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, ये बताना है। तो देखिएगा, सिंपल सी बात करें तो विलयन A है जिसके pH का मान जितना कम होता है उसमें H+ आयन उतने ही ज्यादा होते हैं, मतलब H+ आयन की सांद्रता उतनी ही ज्यादा होती है। तो A के pH का मान 6 है और B के pH का मान 8 है, तो इसका मतलब pH का मान जितना कम होता है H+ आयन उतने ज्यादा होते हैं। तो हमें सिंपल सा पता चल गया, A का मान pH का मान कम है तो A के H+ आयन की सांद्रता अधिक है, तो लिख दिया विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अब आपसे पूछा गया विलयन A के pH का मान 6 है तो ये अम्लीय होगा, क्योंकि आपसे 7 से कम मान होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, हमें पता है 7 क्या है, 7 होता है उदासीन, इससे कम होता है वो अम्लीय होता है और इससे अधिक जो होता है 14 तक वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो हमें पता है 6 मान अम्लीय होता है और 8 मान क्या होता है, 8 pH किसी का मान है, इसका मतलब वो क्षारीय है। बहुत ही सिंपल सी बात थी यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी विलयन की H+ सांद्रता को बढ़ा दें या घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर किसी विलयन के अंदर H+ की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। H+ आयन बढ़ाएंगे मतलब उसकी सांद्रता बढ़ेगी तो अम्ल का पावर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं जितने H+ आयन ज्यादा होते हैं अम्ल उतना ही पावरफुल होता है। तो हम कहेंगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जबकि H+ आयन की सांद्रता कम करने के साथ अम्लीय प्रकृति घटती है। तो इस प्रकार H+ आयन पर ही अम्लीयता निर्भर करती है कि अगर H+ आयन ज्यादा है तो अम्लीय ज्यादा होगा, H+ आयन कम हो गए तो अम्लीयता कम होगी। अगला प्रश्न दिया, क्या क्षारीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं क्या। अगर हां तो ये क्षारीय क्यों होता है, फिर ये क्षारीय क्यों होता है। अगर हम कहें अगर किसी विलयन के अंदर क्या है, क्या H+ आयन, क्षार के अंदर भी H+ आयन होते हैं क्या, अगर होते हैं तो फिर ये क्षारीय क्यों होता है, अम्लीय होना चाहिए। तो देखिएगा, हम बात करें यहाँ पे क्षारीय विलयन में भी H+ आयन तो होते ही हैं। हमने देखा था यहाँ पर देखो एक इस तरह का हमने स्केल बनाया था 14 तक, आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, और हम यहाँ पर ये बताते हैं ये हमारा 7 है। ठीक है, यहां पर होता है 7 बिल्कुल उदासीन। अब देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये है OH माइनस आयन और ये क्या है, सॉरी ये हमारे हैं H+ आयन, इसको लिख लेते हैं H+ आयन और ये हमारे हैं OH माइनस आयन। तो देखो यहां 7 है, इससे आगे जाते हैं ये 14 तक और ये 0 तक। तो धीरे धीरे इससे बढ़ रहे हैं। H+ आयन की सांद्रता तो है लेकिन सांद्रता कम होती जाती है, और जब 7 से कम हो जाता है इसका मतलब OH माइनस की तुलना में H+ आयन है कम है।
देखिएगा, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये चीनी है और ये नमक है। धीरे धीरे जब चीनी और नमक दोनों पानी में बराबर है तब तो बैलेंस हो गया। अब मान लो धीरे धीरे चीनी कम होती गई, नमक ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसका पावर कैसा हो जाएगा, यानी उसमें पानी का स्वाद कैसा आने लग जाएगा, नमक का आने लग जाएगा। उसमें चीनी तो है लेकिन ज्यादा पावर किसकी होगी, नमक की होगी, इसलिए वो पानी क्या होगा, नमक का स्वाद रखेगा। तो यहां पर यही कहा हुआ है, जो क्षार होते हैं उसके अंदर भी H+ आयन तो होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता OH- आयन की सांद्रता की तुलना में कम होती है, उससे पावर उसकी कम होती है। तो क्या होता है, अगर कम है तो इस कारण ये क्या होते हैं, विलयन क्षारक तथा जल के मिलने से बनते हैं। ठीक है, और ये जो है वो क्षारीय ही रहते हैं, क्योंकि इसमें OH- आयन ज्यादा हो गए तो उनकी पावर ज्यादा रहेगी, तो वो अम्लीय कैसे गुण प्रदर्शित करेंगे, क्षार के गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले उल्टा करके, क्या अम्ल में भी OH- आयन होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता H+ आयन से कम होती है। अगर अम्ल है तो उसके अंदर H+ आयन ज्यादा होंगे, OH- कम होंगे तुलना में, और क्षार है तो OH- की सांद्रता ज्यादा होगी, H+ आयन की सांद्रता कम होगी। अगला प्रश्न दिया है, कोई किसान खेत के अंदर मृदा की किस परिस्थितियों में बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग करे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करे, बुझे हुए चूने का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट कब डालता है खेत के अंदर। ये सारे के सारे गुण किसके हैं, ये क्षार को प्रदर्शित करने वाले हैं। ये क्या है, तीनों के तीनों क्षारीय प्रकृति के हैं। और किसान अपने खेत में क्षार कब डालेगा, जब इसकी खेत की मिट्टी कौन सी प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, तो वो क्षार डालेगा तो वो उदासीन हो जाएगा। तो किसान अपने खेत की मिट्टी को बिना बुझे हुए चूने या फिर बुझे हुए चूने या फिर चौक के साथ तब उपचारित करेगा जब उसकी मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी। अगर उस मिट्टी में अम्ल जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है तो फिर उसको बुझे हुए चूने का, बिना बुझे हुए चूने का या फिर चौक का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था चैप्टर के अंदर, कुछ किसान अपने खेत में क्या करते हैं, चूना डालते हैं, वो इसीलिए डाला जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, CaOCl3 का यौगिक, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है यौगिक का। तो हमें पता है ये किसका सूत्र है, ये है हमारे विरंजक चूर्ण का, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, और इसका आपको रासायनिक नाम पूछ ले तो आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो हमारे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। लेकिन प्रचलित नाम पूछा है, फेमस नाम तो इसको किससे जानते हैं, विरंजक चूर्ण नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद दिया हुआ है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन ऐसा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो हमने बात की थी चैप्टर के अंदर, बिना बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, सॉरी बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जो बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब देखो हमने एक अभिक्रिया वहां पर लिखी थी, क्या लिखी थी कि हमने ये कहा था जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है सॉरी CaOCl2। ठीक है, तो ये बनता है हमारा जो विरंजक चूर्ण या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो हमें याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बुझा हुआ ब्लीचिंग पाउडर या हम कहें विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी जिसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इस अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। हमने वहां पर पढ़ा था, अगर हम खाने के सोडे को जो हम कहते हैं ये बेकिंग सोडा जो होता है उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एक हमारा पदार्थ बनता है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और साथ में ही H2O बनता है, साथ में CO2 बनती है। इसको गर्म करते हैं तो बुधबराट के साथ एक रंगहीन पदार्थ, गंधहीन पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। रंगहीन मतलब कोई भी रंग, बिना रंग वाला एक पदार्थ बनता है। गंधहीन मतलब जिसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी उसके अंदर खुशबू नहीं होती, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जब हम बेकिंग पाउडर या हम बात करें बेकिंग जो है
सोडे की बात करें, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है, उसको गर्म करने से होता है। अभिक्रिया क्या लिखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, इस तरह से गर्म का चिन्ह है, तो सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो वाशिंग सोडा या धावन सोडा होता है, ये एक सोडियम का यौगिक है, मतलब इसके अंदर सोडियम है। तो ये देखो Na2CO3.10H2O, ये किसका होता है, वाशिंग सोडे का। और ये वाशिंग सोडा जो होता है वो जल की स्थायी कठोरता हटाने में काम में लिया जाता है। और आपसे प्रश्न पूछ ले, पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो है फिर हमारा कौन सा, विरंजक चूर्ण। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता हटाने में सोडियम जो है, कौन सा यौगिक सोडियम का है, तो धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.आधा H2O। इसको 1 से 1/2 यानी जिसको हम कहें 1 और आधा अणु जल का, एक पूरा और आधा अणु जल का लेते हैं, और आधा ये मिलके क्या बना देगा, 2 अणु जल के बना देगा, और ये बन जाएगा जिप्सम। CaSO4.2H2O तो होता है जिप्सम, और CaSO4 आधा H2O होता है, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की सिंपल सी बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, वापस जिप्सम बन जाता है। अगला प्रश्न, इससे हम बात करेंगे, ये तो थे हमारे चैप्टर के इंटरनल प्रश्न, यानी किताब के चैप्टर के बीच में दिए हुए जो प्रश्न थे उसके आंसर थे। अब हम चैप्टर के लास्ट में दिए गए प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न जो पीछे दिए गए हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, उसके अंदर दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच का मान क्या होगा। तो लाल को नीला कौन करता है, ठीक है, लाल को नीला करता है क्षार। अब देखो इसमें क्षार का पीएच कौन सा है, क्या क्षार का पीएच 1 होता है क्या, बिल्कुल नहीं। 4 होता है क्या, बिल्कुल नहीं। 5 होता है क्या, नहीं। क्षार का तो 7 से ऊपर जो मान होता है वो क्षार का होता है। तो यहां पर एक ही मान दिख रहा है, वो है 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट दिया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके। अब अंडे का पिसा हुआ कवच जो है, अंडे का कवच पता है कौन सा, क्या फॉर्मूला होता है अंडे के, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये किससे, एक गैस उत्पन्न करता है। अंडे के पिसे हुए, कोई विलयन ऐसा है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, और वो गैस है उसको अगर चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, इसमें विलयन में क्या होगा, तो देखिएगा इसके विलयन की बात करें तो यहां पर ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो वो है HCl। वो कौन सा है, HCl। देखिएगा कैसे, इसकी हम बात करें तो हमने यहां पे पदार्थ लिया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम HCl अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, प्लस बनता है H2O, प्लस बनता है CO2। ठीक है, तो ये CO2 है, अगर उसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगी, CO2 प्रवाहित करने से ये क्या कर देता है, ये हमारे चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी में अगर जो CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसको दूधिया कर देता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, यहां पे प्रश्न दिया हुआ है कि NaOH का 10 मिली विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। ठीक है, अगर हम NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन कितना लेते हैं, देखिएगा यहां पे हमने लिया है NaOH, तो लिया है NaOH जो है वो है 10 मिलीलीटर। ठीक है, और जो HCl है वो कितना है, 8 मिलीलीटर। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, एक विलयन को पूर्णतः उदासीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं। अब आपसे सवाल पूछा गया, यदि NaOH को कितना ले लें, यदि NaOH को हम ले लें 20 मिलीलीटर, कितना ले लें 20, तो HCl कितना लेना पड़ेगा कि वो उदासीन हो जाए, कितना मिलीलीटर लेना पड़ेगा कि ये भी क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो देखिएगा सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप देखते इसका आंसर दे सकते हो खुद ही। तो देखिएगा यहां पे क्या है, यहां पे हमने NaOH कितना लिया है 10, और यहां इसका कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो यहां हमने 8 लिया था तो 8 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 16। तो देख लो आंसर किस में आ रहा है, 16, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा 16। जब NaOH डबल करना पड़ेगा तो HCl अम्ल भी डबल करना पड़ेगा, तभी वो उदासीन होगा, नहीं तो NaOH की पावर ज्यादा रह जाएगी।
ठीक है, तो उसको डबल कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी औषधि होती है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, या एनाल्जेसिक जिसको पीड़ाहारी कहते हैं, या एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल, या फिर एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी। तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था जब हमारे उदर में यानी पेट में कभी कभी HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड या प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका? एंटासिड या प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका रिवीजन आप बहुत जरूर से करें, अच्छे से करें। जैसे आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। भले ही चाहे 1-2 बार आपके गलत हो जाए, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, फिर उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहले आपको शब्द समीकरण यानी उसको लैंग्वेज में लिखना है, उसके बाद में उसकी समीकरण को संतुलित करना है। तो हम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले लिया है एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हम लिख देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? जिंक के साथ। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। साथ में यहां पर देखो हम अभिक्रिया लिखें तो क्या हो जाएगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 प्लस जिंक क्या होता है? Zn। तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि अम्ल एक धातु से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहां पे इसका नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और साथ में कौन सी होगी? प्लस हाइड्रोजन गैस। प्लस कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। दूसरा देखो आपको क्या कहा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक, तो एक तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और अम्ल है, अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसको अभिक्रिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तनु HCl, ठीक है। यहां पे देखो मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से, प्लस मैग्नीशियम Mg से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से अगला प्रश्न आपको दे रखा है, उसके अंदर आपको यह दिया हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इस बार किससे अभिक्रिया कर रहा है? अगर एल्यूमिनियम चूर्ण से, किससे अभिक्रिया करेगा? एल्यूमिनियम से। तो क्या बनाएगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। एक तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट और दूसरा गैस तो बनेगी हाइड्रोजन। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इस भी अभिक्रिया को हम लिख देते हैं तो कैसे रहेगी? देखिएगा, ये हो गया हमारा तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्यूमिनियम यानी Al। अभिक्रिया बनेगी तो क्या बनेगा? Al2SO4 ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया और साथ में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। और लास्ट आपको दे रखा है, उसके अंदर आपको ये दे रखा है एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो किससे अभिक्रिया करेगा? अगर वो लोहे से अभिक्रिया करे, लोहा यानी आयरन, तो क्या बनाएगा? लोहे से अभिक्रिया करे, हम इसको लोहे को आयरन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बनाएगा आयरन क्लोराइड और साथ में ही गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिखेंगे, अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ऐसे लिखेंगे तनु HCl अम्ल प्लस आयरन को लिखते हैं Fe। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा?
AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हमें क्या लिखनी थी, सारी अभिक्रिया, और इसको आपको संतुलित भी करना है। क्या करना है, इसको संतुलित भी करना है। तो आप इसको संतुलित भी कीजिएगा, ठीक है। यहां जल्दी से देख लेते हैं, पहली अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है, दूसरे में HCl हो गया, Mg हो गया, Cl2 है, तो यहां पर 2 लगा देंगे, अभिक्रिया संतुलित होगी। तीसरे में देखते हैं H2SO4 है, Al2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट कितने हैं, सल्फेट के 3 अणु, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाएंगे तो ये 6 हो गया, यहां पर भी 3 लगा दो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हम संतुलित करते हैं इसको, तो HCl है Fe नहीं, यहां पर क्या होगा, Fe होगा, आयरन Fe लिखते हैं, तो यहां Fe हो गया, H2 हो गया, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 होगा, तो ये कितना है 3, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पे लगाते हैं 6। यहां अगर 6 लगाएंगे तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 3 लगा दो, तो क्लोरीन भी 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए, और Fe कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से हमने संतुलित भी कर दिया। तो आपने संतुलित करना तो पिछले चैप्टर में सीख ही लिया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न दिया है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन परमाणु होते हुए भी इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, इस क्रियाकलाप द्वारा इसे आपको समझाना है। देखिएगा, वैसे तो हमने ये पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है कि हमें पता है एल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन तो होते हैं, लेकिन वो फिर अम्ल की तरह वो अपने गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करते, इसको आपको एक क्रियाकलाप से समझाना है। तो हमको इसको क्रियाकलाप से ही समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहां देख लो, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, पर वे विलयन में आयनीकृत नहीं होते, विलयन में वो आयनित नहीं होते, H+ आयन अलग नहीं होंगे, और जिसमें H+ आयन अलग नहीं होंगे तो वो अम्लीयता को गुण प्रदर्शित करेगा नहीं, ठीक है। तो आयन उत्पन्न नहीं होते, इसके कारण वो ये गुण प्रदर्शित नहीं करता है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिएगा, इसको एक्सपेरिमेंट से समझे। तो हमने क्या किया, पहले यहां पर एक इस प्रकार का पात्र लिया, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एल्कोहल का विलयन डाला। जैसे ही एल्कोहल का, पहले एक बार एल्कोहल का विलयन डाल के, और हमने क्या किया, यहां पर स्विच को ऑन किया, बल्ब को जलाने की कोशिश की, तो बल्ब नहीं जला। बल्ब नहीं जला, इसका मतलब जो हमने एल्कोहल डाला था वो आयनित नहीं हुआ। अगर आयनित होता और उसके अंदर H+ आयन अलग हो जाते, वो आयनित हो जाता, तो आपको पता है इसमें से विद्युत धारा बहती, जैसा कि अम्ल में बहती है। अगर हम इसकी जगह अम्ल में डाल दें, अगर अम्लीय विलयन डाल देते, तो निश्चित तौर पर यह बल्ब जलता, और उसके जलने का कारण है उसमें H+ आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अम्ल क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। उसी तरह उसके बाद में हमने ग्लूकोज डाल के देखा, ग्लूकोज में भी वो क्या हो नहीं हुए, बल्ब नहीं जला। इसका मतलब ग्लूकोज भी आयनित नहीं होता है, मतलब उसके अंदर भी H+ आयन अलग नहीं होते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब हमने इसके अंदर कोई अम्लीय विलयन लिया, कोई सा भी अम्लीय विलयन लिया, तब ये अम्ल क्या हो गया, जलने लग गया, ये बल्ब जलने लग गया, स्विच ऑन किया तो ये बल्ब जलने लग गया। इसका मतलब उसमें H+ आयन क्या हुए, आयनित हो गए, उसमें H+ आयन थे, जिसके कारण आयनित होने के कारण उस आयनों क्या किया, विद्युत धारा को बहा। तो हम इस क्रियाकलाप से ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल और ग्लूकोज हैं वो जलीय, उनका विलयन क्या नहीं करता है, आयनों को, आयन जो है वो आयनीकृत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, विद्युत का भी चालन नहीं करते। अगर ऐसा होता तो वो भी विद्युत का चालन करते। नेक्स्ट इसके बाद में हमने देखा है अगला प्रश्न जो है चैप्टर के अंदर, आश्रित जल का विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल करता है। जो आश्रित जल होता है, बिल्कुल शुद्ध पानी जो होता है, एकदम शुद्ध पानी जिसके अंदर H2O के अलावा और कुछ भी नहीं मिला हुआ, वो कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री आयन है ही नहीं, उसके अंदर आयन नहीं है, और जिसके अंदर आयन नहीं है वो फिर विद्युत का चालन नहीं कर पाता। जबकि वर्षा का जल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। वर्षा के जल के अंदर कई तरह के, जब वर्षा होती है तो कई तरह के लवण उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं पर्यावरण से, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, लवण जैसे ही उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आयनित हो जाते हैं। लवण उस पानी में मिक्स होंगे तो आयनित हो जाएंगे, और आयन ही क्या करते हैं, उस विद्युत धारा का बहने का कारण बनते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, वर्षा के जल में घुलित लवण के कारण, जो लवण है वो घुल गए हैं, कारण आयन उपस्थित होते हैं जो कि विद्युत धारा का सुचालक बनते हैं, विद्युत धारा के सुचालक का कारण बनते हैं। जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते, अतः विद्युत का चालन नहीं होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अगर जल नहीं है तो फिर अम्ल अम्लीय क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर किसी अम्ल को हम जल के अंदर नहीं डालेंगे जब तक वो आयनित नहीं होगा, और आयनित नहीं होगा तो उसमें H+ आयन नहीं होंगे, जिसके कारण वो अपने अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्लों में हाइड्रोजन आयन का विगलन नहीं होता, मतलब वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अगर अलग नहीं होंगे, चूंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। ये जो हाइड्रोजन है आयन है, ये ही किसी भी अम्ल के अम्लीयता व्यवहार के कारण बनते हैं, मतलब उसका कारण ही H+ आयन है, तो वो अलग ही नहीं हुए। तो इसकी अनुपस्थिति में अम्ल जो है अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इस कारण वो क्या है, अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उसको विलयन में पानी में नहीं डालेंगे, उसका विलयन नहीं बनाएंगे, तो H+ आयन अलग नहीं होंगे, और H+ आयन अलग नहीं होंगे तो फिर वो अम्लीयता गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है 5 विलयन A, B, C, D और E में जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन है? अब आपको ये बताना है कौन सा विलयन उदासीन है। इसमें से कौन से pH का मान उदासीन होगा? तो आपको पता है 7 पर क्या होता है, pH मान 7 है, वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, उसके pH का मान क्या होगा, उदासीन पर 7 होगा। अगर परबल क्षार है तो उसके pH का मान कितना होगा, उसके pH का मान 11 होगा। अगर कोई परबल अम्ल है उसके pH का मान कितना होगा, 1 होगा। इसके अनुसार ही बताना है। अगर कोई दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, उसके pH का मान 4 होगा, और कोई दुर्बल क्षार है उसके pH का मान कितना होगा, 9 होगा। क्योंकि हमें यह पता है उदासीन 7 पर होता है, तो सबसे पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद आपको पता है अम्ल का मान कहां से कहां तक होता है, आपको पता है क्षार का मान होता है वो कहां से, 7 से ऊपर होता है। कहां से, 7 से ऊपर लेके और कहां तक, यानी अपन कह देते हैं 7 से ऊपर लेके और 14 तक, और जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं प्रबलता बढ़ती जाती है। तो हमें पूछा है प्रबल क्षार कौन सा है। क्षार 2 ही है, देखो, एक 9 है, एक 7 है, तो दोनों में से प्रबल, सॉरी, एक 9 है, एक 11 है, तो दोनों में से प्रबल कौन सा होगा, जिसका क्षार मान ज्यादा है, 11। और फिर उसके बाद में आपका अम्ल का मान कहां से कहां तक होता है, जो अम्ल है वो होता है 7 से 0 तक। जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ जाएंगे अम्ल का मान बढ़ता जाएगा। तो अम्ल के मान हमारे पास 2 है, एक तो 1 है, एक 4 है। तो ज्यादा पावरफुल जो होगा उसका अम्लीय मान कम होगा, तो 1 पर वो प्रबल होगा और 4 पर क्या होगा, कम प्रबल होगा, यानी दुर्बल अम्ल होगा। तो इस तरह से दे सकते हैं। अब क्या कहा है, pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक मान लो इस तरह से लाइन बना दी, ठीक है, और यहां पर हमने मान लिख दी। कितने मान है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 2 हो गए। यहां मान लो ये 0 है और ये है हमारा 14 मान, ठीक है। तो हमारा A, B, C यहां पर लिख दीजिएगा। A कितने, सॉरी, सबसे पहले A कितने पर है, A जो है हमारा वो कौन सा है, A का मान 4 है। A का मान कितना है, 4। तो 4 किसका मान है, जो है 4 पर, pH कितना है, 4, तो ये हमारा A हो गया। और इस A का मान है 4। A हमारा 1 दे रखा, 4 दे रखा था, 7 दे रखा था, 9 दे रखा था और 11 दे रखा था। उसके बाद B है, B का मान कितना है, 1, तो B के मान को 1 की जगह B का मान लिख दो, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, 7 पर कौन सा दे रखा है, 7 पर जो है हमारा वो है D। D कितने पर है, 7 पर, तो D की जगह हमने 7 की जगह क्या रख दिया, D। उसके बाद है C कितने पर है, C देखो 11 पर, तो यहां पर लिखेंगे C है वो 11 पर है, और E जो है वो 9 पर है, तो ये। तो इसको हमने A, B, C को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न दिया है, परखनली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी है। एक किसी परखनली में हमने क्या है, समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी रखी है, और परखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि परखनली B में एसिटिक अम्ल है। एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक में एसिटिक अम्ल है। दोनों में ही समान लंबाई की हम अगर मैग्नीशियम पट्टी डालें तो आपसे यह कहा हुआ है कि किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों।
तो हमें सिंपल सा पता है जो अम्ल का मान ज्यादा होगा उसमें जल्दी से बुदबुदाहट होगी और जल्दी हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में गैस निकलेगी। तो वो कौन सा है आपको पता है, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन ज्यादा प्रबल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा प्रबल है तो लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा क्या है, अधिक प्रबल है, ज्यादा प्रबल है। अतः हाइड्रोक्लोरिक जो है वो हाइड्रोजन आयनित की संख्या क्या होगी, जो H+ आयन बनेंगे हाइड्रोक्लोरिक में वो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक होंगे। क्या होंगे? अधिक होंगे। अतः HCl अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ अधिक तीव्रता से होगी, तेजी से होगी और अधिक तेजी से उसमें बुदबुदाहट भी होगी और H2 गैस उत्पन्न करेगी। तो अगर हम मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया लिखते हैं तो ये तीव्र अभिक्रिया होती है, तेजी से होती है तो जल्दी बुदबुदाहट होगी। और दूसरी हम मैग्नीशियम की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखते हैं तो ये मंद अभिक्रिया होती है, धीरे धीरे होती है, इसलिए बुदबुदाहट बिल्कुल धीरे धीरे होगी। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। जो ताजा दूध होता है, ठीक है, उसके पीएच का मान 6 होता है, मतलब थोड़ा सा अम्लीय होता है। दही बनने से पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर देना है। अब आपको पता है दही खट्टा होता है, दूध की तुलना में ज्यादा खट्टा होता है। खट्टा होने का मतलब क्या हुआ, अम्ल का मान और अम्लीय पीएच का मान और कम होता जाएगा। तो दूध जो है, ठीक है, दूध के दही में परिवर्तित होने से पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होता है। दूध की तुलना में दही ज्यादा अम्लीय होता है और ज्यादा अम्लीय होने का मतलब हुआ उसका पीएच का मान 6 से और भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, इससे क्या होता है, वह ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? अब उसने जैसे ही उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया तो दूध थोड़ा और क्षारीय हो गया। क्षारीय हो गया मतलब पहले तो क्या था, 6 पर अम्लीय था, वो उससे थोड़ा सा क्षारीय हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ? थोड़ा क्षारीय। तो ऐसा क्या हुआ, दूध बेचने वाला ताजे दूध के पीएच को 6 से थोड़ा क्षारीय तक स्थानांतरित कर देता है ताकि दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। जैसे जैसे दूध खराब होता है तो पीएच 6 है उससे कम होगा। एक तो मान लो 6 से कम हो गया, दूध क्या होता है, खराब होता है तब खट्टा होता है ना, तो 6 से कम होना है। एक मान लो उसने पीएच को बढ़ाकर 8 कर दिया, अब 8 से नीचे आएगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। मतलब दूध को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए उसने बेकिंग जो है सोडा मिलाया है। दूसरा इसी का आंसर दे रखा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब जो एक तो मान 6 है पीएच का, 6 से दही बनेगा, इससे कम होगा, और एक 8 है, तो 8 से ऑब्वियस है कि 8 से जो मान कम होगा उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह दूध दही बनने में अधिक समय लेता है क्योंकि दूध की क्षारीयता अम्ल होने में अधिक समय लगेगा, जबकि दूध जो पीएच 6 है वह अपेक्षाकृत कम समय लेता है क्योंकि ये पहले से ही क्या है, थोड़ा अम्लीय है, जबकि वो क्षार से अम्लीय होने में, यानी 8 से मान कम होगा, 8 से 6 तक आएगा, 6 से भी कम होगा तब जाके वो दही बनेगा। और एक तो पहले से ही ये 6 है तो वो थोड़ा सा मान कम होगा तो वो दही बन जाएगा। तो ये हमें आंसर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्रता रोधी मतलब जो जिसके अंदर नमी नहीं जा सके, आर्द्रता नहीं जा सके, ऐसे बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमें पता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जैसे ही जल के संपर्क में आएगा पानी से अभिक्रिया कर लेगा और पानी से अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ बना देता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। आपने देखा होगा पीओपी को जैसे ही पानी मिलाते हैं थोड़े से समय में वो जम जाता है, कठोर बन जाता है। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं थोड़े से समय में वो जम जाता है और वापस जिप्सम बना देता है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, देखो ये जल इसके अंदर, जल से करवाने से वापस जिप्सम बन गया। ये हमने पहले भी अभिक्रिया देखी थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया। तो ये क्या बना देता है, पानी के साथ मिलकर एक कठोर पदार्थ जिप्सम बना देता है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दिए। उदासीनीकरण तो हमने इतनी बार पढ़ ली, पहले चैप्टर में भी पढ़ी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्या होता है, क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण बनाता है। अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देखा, NaOH अगर HCl से अभिक्रिया करेगा तो NaCl और H2O बनाएगा। ये एक क्षार है, ये एक अम्ल है, अभिक्रिया करके लवण और जल बना। दूसरी अभिक्रिया देखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, HCl एक अम्ल है, अभिक्रिया की कैल्शियम क्लोराइड एक लवण बना और एक जल बन गया। तो ये हमने 2 उदाहरण देख लिए। इसके बाद में अब लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक का, जो अंतिम प्रश्न है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। दावन सोडे के और जो बेकिंग सोडा है
उसके दो उपयोग लिखिए। तो धावन सोडे के प्रमुख उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में हमें पता है धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है? इसके अलावा कांच उद्योग, साबुन उद्योग आदि के उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा किसमें? कांच और साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडे का। वहीं बात करें बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एक तो इसका किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। दूसरा पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तीसरा पकौड़ी वगैरह केक वगैरह को कस्ता बनाने में इसमें किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके उपयोग जो भी आपको याद है। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के जो बुक के इंटरनल प्रश्न और लास्ट में चैप्टर में दिए हुए सभी प्रश्नों के आंसर। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।